February 1, 2026 संडे पार्लियामेंट इन सेशन और एक रिकॉर्ड क्वाइटली क्रिएट होता हुआ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 9th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट प्रेजेंट किया, जो इंडिया के हिस्ट्री में किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा है। लेकिन इस साल के बजट का एक और यूनिक एस्पेक्ट था। ये सिर्फ दूसरा यूनियन बजट था जो संडे को प्रेजेंट हुआ और मार्केट्स भी खुले हुए थे। इस वजह से इन्वेस्टर रिएक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर कमेंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि रियल टाइम प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे ही बजट स्पीच के दौरान एसटीटी हाइक और एफएनओ ट्रेड्स अनाउंस हुआ, मार्केट्स का मूड क्लियरली चेंज होता दिखा। इसी बैकड्रॉप में इंडिया इंक से जो सबसे बैलेंस्ड फर्स्ट रिएक्शन आया वो उदय कोटक का था। उन्होंने शॉर्ट लेकिन काफी टेलिंग ऑब्जर्वेशन दिया, अ बजट फॉर द रियल इकोनॉमी। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, क्योंकि अगर थोड़ा जूम आउट करके देखें तो बजट 2026 हेडलाइन हंटिंग बजट नहीं लगता। ना कोई टैक्स स्लैब फायरवर्क्स, ना कोई पॉपुलर शुगर रश। इंस्टेड ये बजट क्वाइटली रियल इकोनॉमी पे डबल डाउन करता हुआ दिखता है बाय फोकसिंग ऑन केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ, सर्विसेज सेक्टर लीडरशिप, फिस्कल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म कंपेटिटिवनेस पर। इसलिए जरूरी है कि हम प्राइस रिएक्शन से पहले पॉलिसी डायरेक्शन समझें। तो चलिए बिना डिले करे क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रैप अप करते हैं। इस बजट को हम दो पार्ट्स में डिकोड करेंगे। पहला पार्ट ए विच इज द इकोनॉमिक रोड मैप और पार्ट बी टैक्सेशन और कैपिटल मार्केट्स। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी पिक्चर से, द इकोनॉमिक रोड मैप। बजट 2026 का कोर मैसेज सरप्राइजिंगली सिंपल है। इंडिया को ग्रोथ चाहिए, लेकिन बिना मैक्रो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए। गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि FY27 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहेगा। और जब हम इन नंबर्स को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं, तब इनकी इंपॉर्टेंस और भी क्लियर हो जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोडाउन के फेज में है, डेवलप्ड मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स अभी भी एलिवेटेड है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस सप्लाई चेन को अनसर्टेन बना रही है। ऐसे इन्वायरमेंट में एक लार्ज इकोनॉमी का 7% ग्रो करना रेजिलियंस दिखाता है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ फिस्कल क्रेडिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और बजट 2026 यहीं पर क्वाइटली कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, जो है फिस्कल डेफिसिट। इसका सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट की कमाई और खर्च के बीच का गैप। जब खर्चा ज्यादा होता है और कमाई कम, तो उस डिफरेंस को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। जब गवर्नमेंट एक साल में जितना पैसा कमाती है उससे ज़्यादा खर्च करती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है वही फिस्कल डेफिसिट होता है। FY26 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी था और FY27 के लिए गवर्नमेंट ने इसे 4.3% ऑफ जीडीपी पे टारगेट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खर्च कम हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि खर्च ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इसीलिए चाहे मार्केट का पहला रिएक्शन नेगेटिव रहा हो, बजट 2026 को लॉन्ग टर्म लेंस से देखा जाए तो ये एक रियल इकोनॉमी बैलेंस शीट ड्रिवन बजट नजर आता है। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं हार्ट ऑफ दिस बजट की तरफ, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात तो क्लियर है कि इस बजट में कंजम्पशन लेड बाउंस की बजाय गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट लेड एक्सपेंशन पर फोकस कंटिन्यू रखा है। इस बजट में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जो रफली 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। पिछले एक डेकेड का डेटा देखें तो FY19 में इफेक्टिव केपेक्स सिर्फ 3.4 लाख करोड़ के आसपास था। मतलब विद इन 6 इयर्स केपेक्स नियरली 3.6x हो चुका है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि लॉजिस्टिक्स और फ्लाइट एफिशिएंसी पर डायरेक्ट फोकस दिख रहा है। ईस्ट से वेस्ट तक नए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, अगले 5 साल में 20 न्यू वाटरवेज और इनलैंड वाटरवेज के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम, ये सब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को स्ट्रक्चरली नीचे लाने की स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, फ्लाइट मूवमेंट को रेल और रोड से शिफ्ट करके इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग की तरफ ले जाना, ताकि 2047 तक कार्गो शेयर 6% से 12% हो और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सस्टेनेबली कम हो। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक फोकस स्कीम अनाउंस की गई है, जिसमें 10,000 करोड़ प्लस का आउटले अगले 5 साल के लिए रखा गया है, जिसका एम इंडिया में ग्लोबली कंपेटिटिव कंटेनर इकोसिस्टम बनाना है। साथ ही साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, जो सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट नहीं बल्कि रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टर्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी पर भी फोकस है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या CPSEs के थ्रू 2 हाईटेक टूल रूम्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जहां हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स का डिजाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक ही इकोसिस्टम में होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लेंडर्स को पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगा, जिससे प्राइवेट कैपिटल को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अट्रैक्ट करना ईजियर होगा। ओवरऑल केपेक्स का ये पुश क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ग्रोथ के ब्रेक्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का एक्सेलरेटर दबा रही है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग पुश इक्वली स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट कर रहा है।
बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग का फोकस सिर्फ मेक इन इंडिया स्लोगन्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल फाउंडेशंस बनाने पर भी क्लियरली दिखा। गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ चिप फैब्रिकेशन नहीं बल्कि इक्विपमेंट, मटेरियल्स और फुल स्टैक कैपेबिलिटी बिल्ड करना है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले 40,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है, जो शो करता है कि इंडिया सिर्फ फाइनल असेंबली हब बनना नहीं चाहता। बायोफार्मा स्पेस में भी एक स्ट्रॉन्ग पुश दिखा। बायोफार्मा शक्ति के थ्रू 10,000 करोड़ का आउटले नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अनाउंस हुआ है, जिसका फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। स्ट्रैटेजिक मिनरल्स और सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी सेंटर स्टेज पर है। बजट में मिनरल रिच स्टेट जैसे ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया है, जिसका एम माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, रिसर्च और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक एक एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाना है। इसके साथ साथ डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स के लिए भी 600 करोड़ का बजट आउटले किया गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव करने की बात की है। ये एमएसएमई हेवी रीजन्स हैं जहां प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो चुकी है। 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड के इक्विटी सपोर्ट और टीआरईडीज के थ्रू लिक्विडिटी पुश से एमएसएमईज को दोबारा मोमेंटम देने का रोड मैप दिया गया है। टीआरईडीज एक गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां एमएसएमईज पेंडिंग इनवॉइसेस के अगेंस्ट बैंक्स या एनबीएफसीज से तुरंत पेमेंट ले सकते हैं। मोर ओवर, लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम अनाउंस किया है। इसके साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा ताकि स्केल, एफिशिएंसी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो। इस ग्रोथ रोड मैप के साथ बैंकिंग सेक्टर रिव्यू एक टाइमली स्टेप लगता है। गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक्स अगले ग्रोथ साइकिल के लिए रिस्क केपेबल और फ्यूचर रेडी हों। लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्रिटिकल है, इसलिए रेगुलेशंस, कैपिटल एलोकेशन और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स को रीइवैल्यूएट किया जा रहा है। यहीं पर एनबीएफसीज का रोल भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और एमएसएमई सेगमेंट्स में ये बैंक्स के नेचुरल पार्टनर्स हैं। पीएफसी और आरईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस के रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स भी फाइनेंशियल सेक्टर की एफिशिएंसी और कैपिटल डिप्लॉयमेंट को बेहतर बनाने की इसी ब्रॉडर अप्रोच का हिस्सा है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन है तो सर्विसेज सेक्टर इंडिया का ग्लोबल डिफरेंशिएटर बना हुआ है। बजट 2026 ने इस बात को ओपनली एक्नॉलेज किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र 11 बार किया, जो किसी भी इंडियन बजट स्पीच में हाईएस्ट है। ये सिंबॉलिक भी है और स्ट्रैटेजिक भी। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने भारत विस्तार एआई लॉन्च करने का प्रपोजल दिया है, जिसका मतलब है कि फार्मर्स को वेदर, क्रॉप प्रैक्टिसेस और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बेटर गाइडेंस मिलेगी थ्रू टेक्नोलॉजी। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि एआई जॉब्स को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है जो समझेगी कि कौन से जॉब्स चेंज होंगे और कौन से नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। सर्विसेज एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए बजट का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट था क्लाउड सर्विस कंपनीज के लिए टैक्स हॉलिडे टिल 2047, यानी कि ग्लोबल टेक कंपनीज के इंडिया में डेटा सेंटर्स लगाने पर उन्हें लॉन्ग टर्म टैक्स रिलीफ मिलेगा और इंडिया को ग्लोबल डिजिटल डेटा हब बनने का मौका। हेल्थ और टूरिज्म पर भी काफी प्रैक्टिकल फोकस दिख रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया सिर्फ अफोर्डेबल ट्रीटमेंट का सेंटर ना रहे, बल्कि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का ग्लोबल डेस्टिनेशन बने। इसलिए मेडिकल टूरिज्म हब्स, नर्सेज और एलीड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और केयर गिवर्स के लिए लार्ज स्केल स्किलिंग प्रोग्राम्स प्रपोज किए गए हैं। इससे जॉब्स भी क्रिएट होती है और फॉरेन इनकम भी आती है। और अब जब हम इकोनॉमिक रोड मैप को कवर कर चुके हैं, तो चलिए मूव करते हैं पार्ट बी ऑफ द बजट की तरफ, टैक्सेशन और कैपिटल मार्केट, जिसने मार्केट को थोड़ा स्पूक कर लिया है। तो पार्ट ए में हमने देखा कि गवर्नमेंट ग्रोथ, केपेक्स और लॉन्ग टर्म एम्बिशंस का ब्लूप्रिंट कैसे बना रही है। पार्ट बी उस ब्लूप्रिंट का फाइनेंशियल बैकबोन है। बजट 2026 में सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा, लेकिन साथ ही बजट में सिंप्लीफाइड रूल्स, रीडिजाइंड फॉर्म्स और ऑटोमेटेड प्रोसेसेस का प्रॉमिस दिया गया है ताकि ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स के लिए कंप्लायंस इजी और लिटिगेशन कम हो। ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स लॉ को सिंपलर, मोर रीडेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जाएगा। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक न्यूट्रल मूव है जहां कोई इमीडिएट कैश इन हैंड बेनिफिट नहीं है। और फिर आती है वो अनाउंसमेंट जहां मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। बजट स्पीच के दौरान सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी हाइक अनाउंस हुई। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर एसटीटी 0.15% तक बढ़ा दी गई है। मार्केट्स खुले हुए थे और रिएक्शन इमीडिएट था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है?
ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, F&O वॉल्यूम्स पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है। STT हाइक सेंटिमेंट को हिट करती है, फंडामेंटल्स को नहीं। ये अर्निंग्स, बैलेंस शीट या इंडिया इंक के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को डायरेक्टली डैमेज नहीं करती, लेकिन शायद ये एग्जिटिंग FIIs को वापस लियोरिन भी नहीं कर रही, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। इसलिए ये मूव ट्रेडर्स के लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो लेवल स्टोरी लार्जली अनचेंज रहती है। बजट 2026 के कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड चेंजेस हेडलाइन ग्रैबिंग नहीं थे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये सेक्शन क्वाइटली इंपॉर्टेंट था। यहाँ गवर्नमेंट का इंटेंट शॉर्ट टर्म मार्केट मूव से ज्यादा टैक्स फेयरनेस और सिस्टम क्लीन अप पर फोकस दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बायबैक्स की। अब तक बायबैक्स को डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जाता था, जहां कंपनी लेवल पर टैक्स लगता था और शेयर होल्डर्स के लिए रिलेटिवली टैक्स एफिशिएंट होता था। बजट 26 ने इसको रैशनलाइज करके बायबैक्स को कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि टैक्स आर्बिट्राज के मिसयूज को डिस्करेज करने के लिए बायबैक ट्रांजैक्शंस पर प्रमोटर्स को एडिशनल बायबैक टैक्स देना होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBs पर भी एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है। कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन अब सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को मिलेगी जो ओरिजिनल इशू के टाइम RBI से डायरेक्टली बॉन्ड सब्सक्राइब करते हैं और मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। इससे SGBs को एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रेजर्वेशन टूल के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। बजट के बाद मार्केट का रिएक्शन थोड़ा टेरिफाइंग रहा। स्क्रीन्स ब्लड रेड में दिख रही थी, मूड थोड़ा हैवी था और ऑनेस्टली बोले तो हॉलिडे के दिन भी मार्केट के लिए थोड़ा टफ सेशन रहा, खासकर STT हाइक के बाद। कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स पर प्रेशर क्लियरली दिखा और साथ ही पूरा मार्केट भी शार्पली करेक्ट हुआ। वॉलेटिलिटी ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को टेस्ट किया, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां हेडलाइन रिएक्शन और अंडरलाइंग सिग्नल अलग हो जाते हैं। बजट के एक्सपेंडिचर नंबर्स को कामली देखें तो कुछ पॉकेट्स इन्वेस्टर्स के लिए क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म मूड के लिए कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजिबिलिटी जरूर मिलती है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बजट 2026? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.